चलिए हेडलाइन डालिए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री कल आप लोगों का वो सेक्शन ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब उसमें कुछ पूछने लायक नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अप्रोच कर गए हैं, डीजी शुरू कर रहे हैं। डीजी ही अब कुछ दिन चलेगा। पहला है इसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। सेक्शन बी को कहा जाता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और इसका पहला चैप्टर है सबसे लेंदी, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कर्व इन स्पेस। हेडलाइन डाल लीजिए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कर्व इन स्पेस। पहली हेडलाइन डालिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री किसे कहते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में एक बार आपको पहले भी बताया गया था। कहा गया था डिफरेंशियल ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री। जब किसी कर्व या प्लेन की या स्पेस की ज्योमेट्री डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से निकालते हैं तो उसको डिफरेंशियल ज्योमेट्री कहते हैं। When we study the geometry of curve, surface and plane, curve, surface and plane. If we study the geometry of curve, surface and plane with the help of differential calculus, डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं किसी भी कर्व, सरफेस और प्लेन की ज्योमेट्री, तो उस ब्रांच को बोलते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study the geometry of curve, surface and plane with the help of differential calculus is called differential geometry. Differential geometry is that branch of mathematics in which we study the geometry of curve, surface and plane with the help of differential calculus is called differential geometry. ठीक है, लिखिए, differential geometry is that branch of mathematics, differential geometry is that branch of mathematics, differential geometry is that branch of mathematics in which we study the geometry of curve, surfaces and plane, curve, surfaces and plane, curve, surfaces and plane by means of differential calculus. By means of differential calculus, by means of differential calculus। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके देखिए होता क्या है। बहुत से ऐसे कर्व होते हैं या बहुत से ऐसे सरफेस होते हैं जो इनफाइनाइट को टेंड करते हैं। सबसे साधारण शब्दों में पैराबोला ले लीजिए, हाइपरबोला ले लीजिए, आप देखेंगे ये सभी कर्व इनफाइनाइट तक अप्रोच करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो सभी कर्व जो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं या जो कर्व बाउंडेड नहीं है, मोटा मोटी शब्दों में बाउंडेड नहीं है मतलब घिरे हुए नहीं है, उनकी ज्योमेट्री की स्टडी कैसे करें। तो उसके लिए कहा गया कि उनकी ज्योमेट्री की स्टडी करने के लिए उनके एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया की स्टडी करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, 2 डायमेंशन का पैराबोला। हम देख सकते हैं ये कर्व बाउंडेड कर्व नहीं है क्योंकि ये कहाँ तक टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को।
अब इसकी ज्योमेट्री बतानी है। बताएं कैसे भाई, ये तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, हम तो इनफाइनाइट पे जा नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि इसके एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया को ले लो, सीमित एरिया को ले लो। मान लीजिए हमने इसके एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया को ले लिया PQ, तो अब हम जिस चीज़ की स्टडी करेंगे वो किसकी स्टडी करेंगे, PQ की करेंगे, और PQ को ही एक्सटेंड कर देंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट तक, ये मानते हुए कि कर्व हमारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का सेंस, जो प्रॉपर्टी वो इतने रीजन में रखेगा उतनी ही प्रॉपर्टी वो इतने रेंज में रखेगा, वही सेम प्रॉपर्टी वो इस रेंज में रखेगा, वही सेम प्रॉपर्टी वो इस रेंज में रखेगा। मतलब जब तक हम कर्व को इनफाइनाइट तक लेकर के जाते हैं तब तक कर्व के हर एक पॉइंट पर वो अपनी सेम प्रॉपर्टी को रखेगा। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि कर्व के रिस्ट्रिक्टेड एरिया की स्टडी हम करते हैं, सीमित एरिया की स्टडी करते हैं, और फिर उसी रिजल्ट को एक्सटेंड कर देते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए, तो हमको किसी भी अनबाउंडेड कर्व का भी नेचर पता चल सकता है या उसकी ज्योमेट्री पता चल सकती है। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इट डील्स with the property of a restricted portion. It deals with a property of a restricted portion of a geometric configuration full stop. Thus differential geometry may be called a geometry in a small scale. इसी कारण से इसको डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ स्मॉल स्केल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया की ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि कर्व n टू इनफाइनाइट अरे लिमिट लगा दी और शुरू हो गए, नहीं, हमेशा किसकी स्टडी करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया की स्टडी करेंगे। ठीक है, ये था मेन डेफिनेशन। अब देखिए इसमें कैसे आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे n डायमेंशन में या डिफरेंशियल ज्योमेट्री में किसी भी प्लेन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर एक एक करते करते टॉपिक बढ़ता चला जाएगा। कुल मिला के 16, 17, 18 टॉपिक है, अभी हम बता दे रहे हैं। 18 टॉपिक के हिसाब से 18 लेक्चर। कुछ टॉपिक लेंदी है, 2-4 दिन और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि बहुत हाथ भी फेंक लिए, न्यू ईयर का, नए साल का टाइम है, 25 लेक्चर। 25 लेक्चर का मतलब आज 21 तारीख है, 15 जनवरी तक लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं कंप्लीट हुआ तो इसी बीच एक्स्ट्रा लेकर के चाहे संडे को चाहे किसी भी दिन कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, कल भी हमने कहा था 25 लेक्चर का चैप्टर है। 25 लेक्चर का मोटा मोटी चैप्टर आप मान लीजिए, जिसमें 18 टॉपिक्स की स्टडी करनी है। ठीक है, तो 15 तक ये कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम वापस से अपना मैट्रिक स्पेस पे आएंगे, मैट्रिक स्पेस और डीजी फिर बारी बारी से चलाएंगे। ठीक है, लिखिए पहली हेडलाइन डालिए। अब इसमें हेडलाइन डालते चलिए, एक टॉपिक की हेडलाइन डालिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन। 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 चलिए लिखिए, देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको बताया गया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो
x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। पहचानते हैं इसको? जहाँ l m n डायरेक्शन कोसाइन होता था और x1 y1 z1 वो पॉइंट होता था जिससे कि लाइन पास करती थी। ठीक है, इस चैप्टर में हमेशा और हमेशा इसको और इसको हम लोग A1 A2 A3 से लिख करके चलेंगे। सारे इंडेक्स कहाँ की तरफ बनाएंगे? ऊपर की तरफ। फिक्स है, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो में सारे इंडेक्स हमेशा ऊपर की तरफ बनेंगे। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन में सारे इंडेक्स हमेशा ऊपर की तरफ बनेंगे। नोटेशन A1 A2 A3 लेंगे, फिक्स है ये। ठीक है, इसमें जो चीज़ रिजिड होगी वो हम बताते चलेंगे। डायरेक्शन कोसाइन में हमेशा इंडेक्स ऊपर की तरफ, नोटेशन A1 A2 A3 A4 A5 जहाँ तक मन करे वहाँ तक। फिर देखिए, पॉइंट्स को लेते हैं x1 x2 x3 से, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, और ये पॉइंट्स है जिससे होकर के हमारी लाइन पास करती है। दोनों में इंडेक्स कहाँ पर आ रहे हैं? ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है और जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, तो उसका इक्वेशन आपको मिलेगा। देखिएगा, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ा था ax प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है? सबसे पहले लाइन का इक्वेशन आपने यही पढ़ा था। कहते थे लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम वहाँ से वहाँ तक धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आपने लाइन का इक्वेशन यही पढ़ा था। इसको अगर हम लिख दें ax प्लस d इज इक्वल टू 0, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट ये और ये प्लेन के इक्वेशन, वो सारे के सारे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आएगा x माइनस x1 अपॉन A1, x माइनस x2 अपॉन A2, x माइनस x3 अपॉन A3। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर हम इसके आगे एक पैरामीटर t मान ले से, तो ये इक्वेशन मिलेगा x माइनस xi अपॉन ai इज इक्वल टू t, जहाँ i का मान 1 2 3। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू xi प्लस ai t। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, प्लेन के इक्वेशन की बात कर, अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन x0 से होकर के पास करती है, x0 से होकर के पास करती है, तो ये सारे पॉइंट के नीचे क्या लग जाएगा? x0। यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे xi आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x0। यहाँ xi आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x0। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो xi0 से पास करती है और ai एज अ डायरेक्शन कोसाइन रखती है। xi इज इक्वल टू xi0 प्लस ai t इस पॉइंट से पास करती है और ai को क्या रखती है? डायरेक्शन कोसाइन रखती है। नहीं, हाँ, lmn की जगह डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3 हो गया है। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन देखिए। प्लेन का इक्वेशन अगर लिखा जाए तो आप लिखते थे ax प्लस by प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे तो इन दोनों की जगह हम लोग a1 a2 a3 ये नोटेशन यूज़ करेंगे।
एक्स वाई जेड की जगह x1, x2 और x3 नोटेशन यूज़ करेंगे। मिलेगा हमको a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस कॉन्स्टेंट d इज इक्वल टू 0, जिसको लिख सकते हैं ai(xi) प्लस d इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर ये प्लेन x0 i से पास करता हो, अगर ये प्लेन x0 i से पास करता हो तो x0 i इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराएंगे, वेरिएबल की जगह ये रखेंगे तो आपको मिलेगा ai(xi0) प्लस d इज इक्वल टू 0, जिससे d का मान मिलेगा ai(x0i) विथ नेगेटिव साइन। ये मान ले जा करके इसमें रख दीजिए तो आपको मिलेगा ai(xi माइनस ai(x0i) इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ai(xi माइनस x0i इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो x0i से पास करता है और ai जिसका डायरेक्शन कोसाइन है। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन, ये उस प्लेन का इक्वेशन जो x0i से पास करता है और ai जिसका डायरेक्शन कोसाइन है। ये लाइन का आपका जनरल इक्वेशन जब पहले लिखा था, और ये उस लाइन का इक्वेशन जो x0i से पास करती है और ai को डायरेक्शन कोसाइन रखती है। ठीक है, लिखिए। देखिए आपको पता है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो कितने डायमेंशन में कर रहे हैं, n। तो n तक लेकर के नहीं जाएंगे, हमेशा नोटेशन 3 तक ही लेंगे। क्यों? n तक लिखने में असुविधा होती है, बीच में बराबर आके डैश 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 nth टर्म लिखते हैं। किसी भी इक्वेशन में डैश 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 आना शोभनीय नहीं होता है, उस इक्वेशन को लोग कंप्लीट नहीं मानते हैं। इसलिए जब कर्व इन स्पेस का फॉर्मेशन हुआ तो ऑथर ने ये बोला कि इसको n तक ले जाने के बजाय हम 3 ही इंडेक्स तक लिखेंगे। 3 इंडेक्स होने का ये कदापि मतलब नहीं है कि ये 3 डायमेंशन में है। जो स्टडी आप कर रहे हैं वो n डायमेंशन में ही है। अगर इसको n डायमेंशन में लिखते तो इक्वल टू डैश 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 इक्वल टू nth टर्म लिखते। किसी भी इक्वेशन में डैश 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 का आना शोभनीय नहीं होता है। इस कारण से ऑथर ने हर एक एक्सप्रेशन को केवल 3 तक डिफाइन किया है या i लिखा है। i का मतलब 1 to n होता है। ठीक है, i का मतलब 1 to n अंडरस्टूड है, लेकिन जब आप इसको एक्सटेंड करके लिखेंगे तो केवल 3 तक लिखेंगे, क्योंकि इक्वल टू के बाद डैश 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 किसी भी कर्व के इक्वेशन में इज नॉट सिग्निफिकेंट टू अ गुड साइन, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसने केवल 3 तक लिया है या i तक लिया है, मतलब स्टडी n डायमेंशन की ही है। ये हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। ये भ्रम में मत रहिएगा कि 3 तक लिखा है तो 3 डायमेंशन में, सारी स्टडी n डायमेंशन की है। ठीक है, लिखिए। अभी हम कुछ नहीं, बस अब आप जो है 7-8 लाइन छोड़ दीजिए, 10 लाइन छोड़ दीजिए इतना, और फिर हेडलाइन डाल के लिखिए। बोले लिखिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन में लिखिए। इक्वेशन और हेडलाइन है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। लिखिए इफ a1, a2, a3, इफ a1, a2, a3 सब में इंडेक्स ऊपर है। इफ a1, a2, a3 आर डायरेक्शन रेशियोज of the normal to the plane then the equation of plane
then the equation of plane may be written as, then the equation of plane may be written as, ये दोनों लिखिए, इक्वेशन नंबर 1, हो गया। इसके नीचे से हम लिखवा दे रहे हैं कि यहाँ पे आई के लिए आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज़ होगा, मतलब पहले 1 लिखेंगे, +2 +3 +4, जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वहाँ तक, लेकिन हम यूज़ केवल कहाँ तक करेंगे, 3 तक। ठीक है, नीचे से लिखिए, वेयर आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, वेयर आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला इज यूज्ड, where Einstein summation convention formula is used, नीचे से लिखिए, इक्वेशन 1 shows the, equation 1 shows the general equation of the plane, equation 1 shows the general equation of the plane। हो गया। अगर मान लीजिए ये प्लेन x0i से पास करेगा तो x0i इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वेरिएबल की जगह x0i पुट कर दिया तो कांस्टेंट d का मान निकला, कांस्टेंट d का मान यहाँ पर रखते ही हमको उस प्लेन का इक्वेशन मिल गया जो x0i से पास करेगा और ai को डायरेक्शन कोसाइन रखेगा। ठीक है, लिखिए, इफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, if a plane passing through a point x0i, if the plane passing through a point x0i, comma I is equal to 1, 2, 3, I is equal to 1, 2, 3, then the equation of plane may be written as, then the equation of plane may be written as, डायरेक्टली ये लिखवा दे। ठीक है, ये जानते रहिएगा, अगर पास कर रहा है इसको सेटिस्फाई करेगा, कांस्टेंट का मान निकलेगा, ले जा करके रख दिया तो ये मान आ गया। ठीक है, ये लिख लीजिए, ए आई ब्रैकेट में xi माइनस x0i इज इक्वल टू 0, ए आई ब्रैकेट में xi माइनस x0i इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़े, प्लेन खत्म हो गया, अब स्ट्रेट लाइन पे डिस्कशन करने चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखाने चल रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a given point, the equation of a straight line passing through a given point x0i having direction ratios x0i हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो में इंडेक्स कहाँ होता है, ऊपर, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1, a2, a3, a1, a2, a3 is given by is given by, ये लिखिए और ये लिखिए, ये मत लिखिएगा,
ये और ये। हाँ, इक्वल टू टी ब्रैकेट में से। ऐसे ही उसको डब्बे के बाहर लिखिएगा, मतलब बॉक्स में पैक नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन बस इतना ही है, ये हम अपने मन से सपोज किए हैं। जहाँ टी पैरामीटर है वो भी हम लिखवा दे रहे हैं नीचे। हो गया? नीचे से लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, वेयर टी इज एनी पैरामीटर डिफाइंड इन अ गिवन रेंज। वेयर टी इज एनी पैरामीटर, वेयर टी इज एनी पैरामीटर डिफाइंड इन अ गिवन रेंज। वेयर टी इज एनी पैरामीटर डिफाइंड इन अ गिवन रेंज। हो गया? सेकेंड हेडलाइन डालिए, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन अ टेंसर नोटेशन। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन अ टेंसर नोटेशन। कॉलेज जा रहे हैं आप लोग? फिर छुट्टी हो रही है क्या? कल भी छुट्टी कर दीजिए, क्या करेंगे जा कर के, छोड़ दीजिए, कौन सा इतना विशेष है। आ जाइए कल 2 बजे से। सही कह रहे हैं, अगर कल नागा करने लायक स्थिति में है तो करके 2 बजे से आइए, ठीक है? विचार कर लीजिए, फिर बताइएगा। आप ही का फंसता है मुकेश, है ना? बताइएगा फिर। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन टेंसर नोटेशन। 2-3 दिन आगे हम छुट्टी करेंगे, आप लोगों को बताए थे ना, वो छुट्टी एक साथ कर देंगे अलग अलग की जगह, तो अपनी तैयारी करिएगा। हाँ, हेडिंग है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन टेंसर नोटेशन, ठीक है? हाँ, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन अ टेंसर नोटेशन मतलब अब हम लोग 2 टेंसर मतलब एक वेक्टर लेंगे। वेक्टर कह लीजिए, जब वेक्टर का डायमेंशन बढ़ता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? टेंसर में। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, डायमेंशन बढ़ गया तो वेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया? टेंसर में। तो अब हम लोग टेंसर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लेना सीखेंगे, ठीक है? लिखिए। अच्छा, जरा ध्यान आ रहा हो कुछ, पहले तो ये बताइए कि कोई वेक्टर ए होता था, उसको लिखते कैसे थे? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। पहले तो मुद्दे की बात पे आई जाए, थोड़ा सा पहले ये हमको कराइए, फिर हमको रिलेट कराते हैं ऐसे चीज़ों को। सबसे पहले तो हम लोग जो टेंसर लेते थे वो इस फॉर्म में, या वेक्टर लेते थे उसको इस फॉर्म में लेते थे, क्यों भाई? है ना? फिर देखिए, जहाँ i, j और k कैप यूनिट वेक्टर्स होते थे अलोंग x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स e1, e2, e3 लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x1, x2, x3 एक्सेस। यूनिट वेक्टर्स में इंडेक्स कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है? ये 3-4 चीज़ बस याद रखने वाली है इस चैप्टर में। कोई भी पॉइंट लिखेंगे इंडेक्स ऊपर, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे इंडेक्स ऊपर, यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो इंडेक्स नीचे। यहाँ कॉर्नर में हम मेंशन कर रहे हैं, पॉइंट लिखेंगे तो इंडेक्स ऊपर, ठीक? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे तो इंडेक्स ऊपर, यूनिट वेक्टर लिखेंगे
तो इंडेक्स नीचे। ठीक, फिर देखिए अब हम यहाँ पे दो वेक्टर्स ले रहे हैं। एक वेक्टर ले रहे हैं हमारा अपना a इज इक्वल टू, कंपोनेंट लिखते हैं तो ऊपर कंपोनेंट लिखेंगे तो इंडेक्स ऊपर। a का कंपोनेंट है a1 a2 a3, यहाँ पे भी a का कंपोनेंट है a1 a2 a3, a1 e1 a2 e2 a3 e3, जिसको इन शॉर्ट लिखेंगे ai ei। ठीक, b एक वेक्टर ले रहे हैं तो b1 e1 b2 e2 b3 e3, दैट मीन्स bi ei, इंडेक्स कट के इंडेक्स फ्री बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए a डॉट b निकालते हैं। यहाँ पे a डॉट b निकालते थे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, या कह लीजिए a1 a2 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आता था। अगर दूसरा वाला वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप होता था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि i डॉट i इज इक्वल टू 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे j डॉट j इज इक्वल टू 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे k डॉट k इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहाँ पे भी लेंगे तो e1 डॉट e1 इज इक्वल टू 1 आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक, जिसको इन शॉर्ट लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ai bi। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद देखिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लेते थे तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आता था। यहाँ पे भी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर के बराबर आएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे मॉड a इज इक्वल टू ai का स्क्वायर अंडर रूट में, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से। ठीक है, जिसको लिख सकते हैं हम लोग ai डॉट ai अंडर रूट में। रूट से बाहर मत निकाल दीजिएगा, खेल खत्म हो जाएगा। ai का स्क्वायर ai डॉट ai अंडर रूट में। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या कहता है? ड्रॉप द समेशन एडॉप्ट द कन्वेंशन। शुरुआत में ही लिखवा दिए थे वो चीज़। ठीक है, फिर देखिए अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता था तो कॉस थीटा का मान बोलिए। a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। डॉट में कॉस, क्रॉस में साइन और एक n कैप आता था, है ना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन a एंड b के प्लेन के परपेंडिकुलर होता था, जिसको कहते थे स्क्रू रॉ। पेचकस घुमाने की दिशा में उसकी दिशा हुआ करती थी, फिजिक्स में पढ़ते थे। अब इसको देखिए, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन a एंड b, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a का मतलब अंडर रूट ai डॉट ai, b का मतलब bi डॉट bi। ये कॉस थीटा का मान हो गया। कोई डाउट यहाँ तक में? अब इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। इतना लिख लिया जाए, पहले लिखिए। कुछ लिखवाए हैं इसमें अभी तक? नहीं। लिखिए इन टेंसर नोटेशन
comma, we denote the unit vectors along coordinate axis as E1, E2, E3, सब इंडेक्स नीचे, E1, E2, E3, full stop. Thus any vector A and B, small a and small b, फुल स्टॉप के बाद thus any vector small a and small b may be written as, thus any vector small a and small b may be written as, ये दोनों लाइन लिखिए, ये दोनों, लखनऊ में कितनी तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में आके लखनऊ बहुत तेज़ी से बढ़ा। जब इंसान सोचता कोई चीज़ ख़त्म होगी तभी वो बढ़ती है। लंदन की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लंदन में तो लॉकडाउन चल ही रहा है, ठीक है। लखनऊ में भी एकदम स्थिति आ गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दरअसल हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे ऐसे संडे वनडे का 2 दिन का लखनऊ का, लेकिन कैंसिल कर दिया। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लखनऊ, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। नीचे से लिखिए, क्या नहीं लिखे यहाँ पे, नहीं देखिए, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b का मतलब होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में यहाँ आप वेक्टर लगाते थे, यहाँ वेक्टर तो लगाते नहीं हैं, तो a डॉट b बिना वेक्टर के मॉड ऑफ a का मान ये, और मॉड ऑफ b, फिर मॉड ऑफ b का मान इसी से निकालेंगे तो ये, इसलिए वहाँ पे वो इंडेक्स नहीं लगा है, ठीक है। लिखिए, नहीं नीचे से लिखिए, वेयर ai एंड bi, क्या होते हैं ai एंड bi? कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। वेयर ai एंड bi, i ऊपर रहेगा, वेयर ai एंड bi आर कॉल्ड, वेयर ai एंड bi, i दोनों में ऊपर रहेगा, आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स a एंड b। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स a एंड b, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स a एंड b, देन ये लिखिए, ये दोनों लाइन, देखिए क्या होता है। हमको तो लग रहा है मनहूसियत ना छा जाए फिर एग्जाम में। देखिए, दरअसल सेशन अगर ऑफ हो गया ना तो जो बड़े बच्चे उनका करियर ख़राब हो जाएगा, बात इसकी है। नहीं, रिज़ल्ट पे असर पड़ रहा है। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब लंदन में रिसर्च करने की एज लिमिटेड नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में मैथ्स के 2 रिसर्च स्कॉलर ऐसे आए हैं जिनकी एक की उम्र 45 साल है, एक की उम्र 52 साल है। यहाँ आ जाइए रिसर्च करने, इंडिया में भगा देंगे। इंडिया में रिसर्च की एज लिमिटेड है। फॉरेन्स में चाहे नेपाल हो चाहे अदर फॉरेन कंट्रीज़ हो, वहाँ पे रिसर्च की एज लिमिटेड नहीं है।
यहाँ पे रिसर्च की कोई कीमत नहीं है, बस आपके नाम के डॉक्टर लग जाएगा। विदेशों में रिसर्च की बहुत कीमत है, की बहुत क्या बहुत कीमत है। मेरे इन लॉ हैं, वो लंदन में रहते हैं, यूके में आए थे, वो सुन के इतना खुश हुए कि हम रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए तो ऐसे कितनी बड़ी बात थी। यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने हमको बताया कि फॉरेन में क्या रिसर्च की वैल्यू है और किस तरीके से काम लेते हैं। यहाँ तो घास भूसा है, बस ऐसे समझ लीजिए। तो है भाई, यहाँ पे अगर लॉकडाउन कर दिया, करियर ख़त्म कर दिया, तो एज ख़त्म नहीं है। काम है यहाँ पे भी, लेकिन उस स्तर का काम नहीं है। यहाँ पे मतलब नॉर्मल काम है, वहाँ पे मेंटल काम है, ये अंतर है। चलिए लिखिए। होगी, ये भर गई क्या? ओके, हाँ हाँ रख दीजिए, एकदम डाल दीजिए, डालिए, लिखिए। यहाँ तक हो गया ना आप लोगों का? अब ये क्या निकाल रहे हैं? इधर देखिए दीपांजलि, इधर देखिए, ये क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना। नीचे से लिखिए, दस द मैग्नीट्यूड मॉड ए ऑफ अ वेक्टर ए, दस द मैग्नीट्यूड मॉड ए ऑफ अ वेक्टर ए मे बी रिटन एज, ये दोनों लाइन लिखिए। दस द मैग्नीट्यूड मॉड ए ऑफ वेक्टर ए मे बी रिटन एज, ये दोनों लाइन। हो गया, ये लगा, नीचे से लिखिए। बस 2 लाइन यहाँ तक, ठीक है। अब लिखिए एंगल के बारे में, लिखिए इफ थीटा बी द एंगल, इफ थीटा बी द एंगल, if theta be the angle between the vectors a and b, if theta be the angle between vectors a and b, then their dot product may be defined as, then their dot product may be defined as cos थीटा की वैल्यू लिखिए। ये तो समझ लीजिए अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, बस अब इसके बाद से जो हेडलाइन डलवाएंगे वो हेडलाइन से शुरू हो जाएगा मेन आपका कोई भी सेक्शन। इसको जो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं और बहुत से टीचर्स छोड़ देते हैं, हम पढ़ाते हैं, क्योंकि कभी आ गया तो ये ना हो कि आपको आता नहीं है, और आता है, आगे क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें आती हैं। हो गया भाई? जरा क्रॉस प्रोडक्ट बताइए कैसे लिखते थे आप लोग? मेरे हिसाब से लिखा जाते थे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, ए नहीं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप यूनिट वेक्टर होता था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए क्रॉस बी। अगर ये ए है, ये बी है, ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस बी को, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एन कैप होता था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए ये एन कैप ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये प्लेन ए क्रॉस बी को कंटेन करता है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ये,
आपका एन कैप का डायरेक्शन होता है, ठीक है। एन कैप यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को कैरी करने वाला अगर ये प्लेन हो तो इसके परपेंडिकुलर होता है एन कैप, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे तो ए को हम लोग लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये आपका टेंसर नोटेशन हो जाएगा। टेंसर नोटेशन में बस ऊपर से ये हट जाता है ना, ये फॉर्मूला बना। अब देखिए और कुछ ध्यान आ रहा हो तो लिखते थे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। कुछ ध्यान आया? ये लिखा करते थे। इसकी जगह अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको रिप्लेस कर दें तो लिखेंगे टेंसर नोटेशन में ये वेक्टर का साइन हट जाएगा, आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू E1 E2 E3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये लिखेंगे। और अच्छा इंडेक्स सारे ऊपर चले जाएंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3। और आपको ध्यान आ रहा हो तो फिर आप इसको सॉल्व करते थे। पहले I ब्रैकेट में लिखते थे A2 B3 माइनस B2 A3, फिर माइनस जे कैप सॉल्व करते थे, फिर इधर सॉल्व करते थे। जरा इसको सॉल्व कराइए। दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू E1 ब्रैकेट में मिलेगा A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस क्या प्लस E2 प्लस E2 करेंगे तो उल्टा ले जाइए B1 A3 माइनस A1 B3, क्लियर। प्लस E3 इसको लिखेंगे तो आएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, हाँ तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस का, ठीक है। इसीलिए E2 जब लिखे थे तो उल्टा लिखे थे, नीचे से ऊपर गए थे, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है एप्साइलन आई जे के ए आई बी जे ई के। कैसे वो अब हम समझा रहे हैं, देखिएगा। आज आप लोगों को एक नया इंट्रोडक्शन मिला है एप्साइलन आई जे के का। क्या होता है एप्साइलन आई जे के, वो बता रहे हैं। देखिए कहते हैं एप्साइलन आई जे के 3 मान कंटेन करता है, 1 -1 0। जब इफ I J K इज इक्वल टू आई जे के का मान साइक्लिक होता है तो उस केस में इसकी वैल्यू +1 आती है। साइक्लिक का मतलब एक साइकिल बनाइए, उस पर 1 2 3 लिख दीजिए। पहला साइकिल 1 2 3, दूसरा साइकिल 2 3 1, तीसरा साइकिल 3 1 2। तो अगर आई जे के का मान 1 2 3 2 3 1 3 1 2 होता है तो वो +1 मान रखता है, ठीक। कोई भी 2 इंडेक्स अगर बराबर हो जाए, इफ एनी 2 indices in I J K आर इक्वल, कोई भी 2 इंडेक्स बराबर हो जाए तो उसका मान 0 आता है, ठीक। और एंटी साइकिल में उसका मान -1 आता है। एंटी साइकिल का मतलब इफ आई जे के इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर दीजिए तो साइकिल नहीं बनेगा। 1 3 2 2 1 3
3 2 1, ऐसे केस में इसका मान -1 आता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को करके ये फॉर्मूला बना के दिखा रहे हैं, देखिएगा। A क्रॉस B, हमने इसकी जगह ये लिखा तो इसकी जगह ये आना चाहिए, इसकी जगह इसकी हेल्प से ये ला के दिखा रहे हैं। देखिए, एप्साइलन I J K A I B J E K, सबसे पहले साइकिल के फॉर्म में चलिएगा। ऊपर वाले 3 मान रखिए, नीचे वाले 3 मान रखिए। ये तो रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो गई, खत्म हो गया, तो उसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बार ये 3 मान रखिए, एक बार ये 3 मान रखिए। ये मान रखते ही वैल्यू क्या हो गई, 0, तो इसको रखना नहीं है। रखिए, I की जगह 1 2 3, एप्साइलन 1 2 3 रखेंगे। एप्साइलन 1 2 3 A1 B2 E3, ठीक, प्लस 2 3 1, एप्साइलन 2 3 1 2 3 1, प्लस 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक, प्लस 1 3 2, एप्साइलन 1 3 2 1 3 2, ठीक, प्लस 2 1 3 2 1 3 2 1 3, प्लस 3 2 1 3 2 1 3 2 1, ठीक। एप्साइलन 1 2 3 का मान 1, 1 2 3 का मान 1, 2 3 1 का मान 1, 3 1 2 का मान 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 आएगा। A1 B2 E3 प्लस A2 B3 E1 प्लस A3 B1 E2, ठीक। 1 3 2 की जगह -1, माइनस A1 B3 E2, ठीक। फिर 2 1 3 की जगह -1, माइनस A2 B1 E3, 3 2 1 की जगह -1, 3 2 1 की जगह -1, A3 B2 E1। दिस इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले E1 का कोफिशिएंट लिखेंगे A2 B3, E1 का कोफिशिएंट माइनस A3 B2, ठीक। E2 का कोफिशिएंट लिखेंगे तो A3 B1 माइनस A1 B3, प्लस E3 का कोफिशिएंट लिखेंगे तो आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। देख लीजिए सेम आया कि नहीं, ठीक है। तो अब आज के बाद से हम लोग A क्रॉस B की जगह यही एक्सप्रेशन याद रखेंगे। एप्साइलन I J K A I B J E K, कंपोनेंट्स में इंडेक्स ऊपर, E1 E2 E3 में इंडेक्स नीचे, ठीक है। उतारिए, लिखिए, कुछ लिखवाएं, फिर लिखिए। अगेन इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन A एंड B, again if theta be the angle between A and B, again if theta be the angle between A and B, then the cross product may be defined as, then the cross product may be defined as then the cross product may be defined as, ये वाली लाइन लिखिए, ये वाली, हो गया। नीचे से लिखिए, where n cap is a unit vector, where n cap is a unit vector, where n cap is a unit vector
in the direction perpendicular to both A and B, in the direction perpendicular to both A and B, such that, बता रहे थे अभी फिजिक्स में पढ़े थे राइट हैंडेड स्क्रू लॉ, कहते थे कि पेचकस को रख दीजिए और घुमाइए, जिस दिशा में घूमता है वही एन कैप की दिशा होती है। हाँ, उसी को कहते हैं राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। लिखिए एंड सॉरी सच दैट A, B, N कैप, A, B, N कैप are in the right handed orientation, are in the right handed orientation, are in the right handed orientation। हो गया? फिर लिखिए इफ AI एंड BI, I ऊपर दोनों में, if AI and BI are the component of the vectors, if AI and BI are component of the vectors A and B, then their cross product is defined as, हो गया? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यहां तक उतार लीजिए। यहां से देन A क्रॉस B, गेम थियरी खत्म हो गया अभी आप लोगों का? कल गेम थियरी चला था ना पूरा? कोई और चैप्टर भी शुरू किए सर अभी? कल गेम थियरी खत्म हो गया ना आप लोगों का? कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर है ना? लास्ट चल रहा है। कितने चैप्टर्स हैं? गेम थियरी, LPP और नहीं, वही LPP है, उसकी किताब का नाम है। 2 मेरे ख्याल से 4 चैप्टर हैं इसमें, 4 चैप्टर हैं। ठीक है, उसको देखिएगा। एक ख़त्म हो गया है ना, एक टाइम आपका लेगा LPP ख़त्म होने में। ग्राफिकल मेथड वगैरह इसमें है थोड़ा सा, वो तो गेम थियरी का है ना, LPP का, लीनियर प्रोग्रामिंग का। हम नहीं पढ़ाते थे। LPP सबसे आसान पेपर है, वो हमने कभी नहीं लिया। हाँ, अमित सर पढ़ाते थे, उसके पहले आपके वो सर पढ़ाते थे, कृष्ण भान के बीजी सर। ऑप्शनल पेपर सबसे आसान पेपर है LPP, तो ठीक है, मतलब उसका इतना प्रेशर नहीं होता है, तो किसी को भी दे दिया जाता है। प्रैक्टिकल नहीं होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। LPP पेपर सबसे आसान है, वो उसमें कोई इतना मत्था नहीं मारता। जैसे वो किसी भी टीचर को दे दिया जाता था जिसके पास थोड़ा प्रेशर कम होता था, जो टाइम थोड़ा ज़्यादा देने के लिए सक्षम होता था। मान लीजिए सबका अपना अपना टारगेट है, कोई कहता है कि हम सुबह 3 घंटा, शाम में 3 घंटा एकदम खाली पढ़ा सकते हैं, उसको उतना पेपर नहीं मिला तो उसको दे दिया जाता था।
हो गया, ये बेसिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग कर्व के इक्वेशन की स्टडी करेंगे कि n डायमेंशनल स्पेस में कर्व का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। बहुत से टीचर चैप्टर यहीं से शुरू करते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस से। ठीक है, हमने ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये सब नई चीज़ें हैं तो आपको जाननी चाहिए कि ये क्या है। आगे थ्योरम मतलब क्वेश्चन करते टाइम कई बार क्रॉस प्रोडक्ट उसी में बीच में आ जाता है, तो आपको निकालना पड़ेगा। हो गया भाई? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ कर्व इन स्पेस। देखिए, किसी भी कर्व के इक्वेशन को पूरे चैप्टर में, मतलब 25 लेक्चर का ये चैप्टर है, पूरे चैप्टर में दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला तरीका होता है इक्वेशन ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने का इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, ये दो प्लेन को इंटरसेक्ट कराते तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। एक प्लेन ये हो गया, ये वाली दीवार, एक प्लेन ये वाली दीवार हो गई, इंटरसेक्ट कर रहा है तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस ऑलवेज गिव्स अ प्लेन। मान ले रहे पहला इक्वेशन है F1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, ये सरफेस का इक्वेशन है। और दूसरा सरफेस है F2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। एक सरफेस का इक्वेशन ये लिखा है, दूसरे सरफेस का इक्वेशन ये लिखा है। जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे कॉमा देकर के। कॉमा देकर के लिखने का मतलब दीज टू सरफेसेस आर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ठीक, एंड ऑलवेज गिव अ कर्व। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे टाइम भी हो गया है। ठीक है, कल